सीरीज की शुरुआत समुद्री लुटेरों की दुनिया में लोग टाउन नाम की जगह से होती है। उस समय दुनिया के सबसे मशहूर समुद्री लुटेरे गोल्ड डी रॉजर को जंजीरों में बांधकर लाया जाता है। उन्हें समुद्री डकैती और चोरी जैसे कई अपराधों के लिए पकड़ लिया गया है और अब उन्हें सजाए मौत दी जाने वाली है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रॉजर के चेहरे पर जरा भी डर या चिंता नहीं दिखती। वहां बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भीड़ में से लोग जोर जोर से चिल्लाकर उससे उसके खजाने के बारे में पूछने लगते हैं। रॉजर बस हंसता है और कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में ताकत, दौलत और शोहरत सब कुछ हासिल कर लिया है। फिर वो भीड़ को चुनौती देता है कि अगर उन्हें उसका खजाना चाहिए तो खुद को आजाद करो, समंदर में निकलो और जाकर उसे ढूंढो। उसकी ये बात सुनकर वहां मौजूद नौसेना का अधिकारी बहुत गुस्सा हो जाता है, जो उसकी फांसी की निगरानी कर रहा होता है। वो तुरंत सैनिकों को आदेश देता है कि रोजर की जिंदगी खत्म कर दी जाए। उसी पल वहां खड़ी भीड़ अलग अलग दिशाओं में बिखरने लगती है। रोजर की बातों से हर कोई प्रेरित हो जाता है और सब लोग उस मशहूर खजाने को ढूंढने के लिए समुद्र में निकलने का सपना देखने लगते हैं, जिसे वन पीस कहा जाता है। इसके 22 साल बाद कहानी में एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम मंकी डी लूफी होता है। उसका सपना भी वही है, उस खजाने को ढूंढना और अगला समुद्री लुटेरों का राजा बनना। लेकिन लफी जानता है कि ये काम वो अकेले नहीं कर सकता। उसे अपने इस सपने को पूरा करने के लिए एक वफादार क्रू की जरूरत होगी। तभी अचानक जिस छोटी नाव पर वो खड़ा होता है वो पानी में डूबने लगती है। मजबूरी में लफी एक लकड़ी के बैरल के अंदर घुस जाता है और वो बैरल समंदर में तैरता हुआ दूर निकल जाता है। उसी समय कहानी में एक खतरनाक समुद्री लुटेरी एल्विडा दिखाई जाती है। वो अपने क्रू के साथ एक जहाज पर मौजूद हर व्यक्ति को बेरहमी से हरा देती है। इसके बाद वो एक डरपोक से लड़के कॉबी को आदेश देती है कि डेक पर फैला हुआ सारा खून साफ करे। कॉबी बहुत डरा हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो फर्श साफ करना शुरू कर देता है। साथ साथ उसे एल्विडा के हथियार भी साफ करने पड़ते हैं। उसी दौरान समंदर में तैरता हुआ वही बैरल एल्विडा के जहाज तक पहुंच जाता है और अचानक लफी उसके अंदर से बाहर निकल आता है। ये देखकर कॉबी डर के मारे जोर से चिल्ला पड़ता है, लेकिन लफी बिल्कुल शांत रहता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर लफी सबसे पहले एक अजीब सा सवाल पूछता है। वो पूछता है कि क्या यहाँ कुछ खाने को मिलेगा, क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी है। इस पर कॉबी उसे बताता है कि अलविदा पहले खुद खाना खाती है। जब तक वो खाना खत्म नहीं कर लेती तब तक जहाज के किसी भी सदस्य को खाने की इजाजत नहीं होती। जब दोनों बात कर रहे होते हैं तब कॉबी लफी को बताता है कि अलविदा कौन है और उसे चेतावनी देता है कि वो अभी उसी के जहाज पर खड़ा है। उसी समय मंकी डी लफी को अपने बचपन का एक पल याद आता है। वो उस समय समुद्र किनारे बैठकर बेसब्री से एक समुद्री लुटेरे का इंतजार कर रहा था जिसका नाम शैंक्स है। जैसे ही शैंक्स वापस आता है लफी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि शैंक्स उसका हीरो है और वही इंसान है जिसने लफी को समुद्री लुटेरा बनने का सपना दिखाया था। लफी शैंक्स से कहता है कि अब वो उसके क्रू में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन शैंक्स मना कर देता है और कहता है कि लफी अभी बहुत छोटा है। लफी खुद को साबित करने के लिए बार बार कहता है कि वो सच में तैयार है। अपनी हिम्मत दिखाने के लिए वो जहाज के सबसे ऊंचे हिस्से पर चढ़ जाता है और फिर एक चाकू से अपने ही चेहरे पर कट लगा लेता है, ताकि उसके चेहरे पर भी शैंक्स की तरह एक निशान बन जाए। इसके बाद कहानी फिर से वर्तमान समय में लौट आती है। अब कोबी लफी से पूछता है कि वो समुद्री लुटेरा क्यों बनना चाहता है। इस पर लफी जवाब देता है कि दुनिया में आजादी जैसा एहसास किसी और चीज में नहीं होता। अपने क्रू के साथ समुद्र में सफर करना और पीठ के पीछे हवा का बहना, यही असली आजादी है। कोबी ये सुनकर कहता है कि उसे अलविदा के साथ रहते हुए कभी भी आजादी महसूस नहीं होती। वो बताता है कि अलविदा हर समय उन्हें डांटती, मारती और परेशान करती रहती है। लफी उसे सीधा सा जवाब देता है कि अगर ऐसा है तो उसे अलविदा को छोड़ देना चाहिए, लेकिन कोबी कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अलविदा उसे कभी जाने नहीं देगी। इस पर लफी कहता है कि किसी को भी ये हक नहीं है कि वो किसी दूसरे इंसान पर अपनी मर्जी थोपे। अगर वो भी ऐसे ही जीता रहता तो कभी अपने गांव से बाहर नहीं निकल पाता और वन पीस को ढूंढने का सपना भी पूरा नहीं कर पाता। ये सुनकर कोबी हैरान हो जाता है और उसे याद दिलाता है कि दुनिया भर के समुद्री लुटेरे उस खजाने की तलाश में हैं। लेकिन लफी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि आखिर में वो ही उसे ढूंढेगा। वो ये भी कहता है कि जैसे ही वो इस जहाज से बाहर निकलेगा वो सीधे ग्रैंड लाइन की तरफ जाएगा। ये दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्र माना जाता है, जिसे अक्सर समुद्री लुटेरों की कब्र भी कहा जाता है, क्योंकि वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। जब दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी उन्हें सो रही अलविदा की आवाज सुनाई देती है। उसकी आवाज सुनकर लफी मजाक में कह देता है कि वो तो किसी राक्षस जैसी लगती है। कुछ देर बाद लफी और कोबी चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। कोबी बार बार उससे कहता है कि धीरे चलो ताकि अलविदा की नींद न खुल जाए, लेकिन लफी गलती से आवाज कर देता है और अलविदा जाग जाती है। कोबी डर के मारे घबरा जाता है और खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है,
लेकिन लफी बिल्कुल भी नहीं डरता। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना परिचय देता है और सीधे अलविदा से कहता है कि वो एक दिन समुद्री लुटेरों का राजा बनेगा। ये सुनकर अलविदा जोर जोर से हंसने लगती है। फिर वो कोबी से पूछती है कि समंदर का सबसे ताकतवर समुद्री लुटेरा कौन है। कोबी डर के मारे कांपने लगता है और जवाब नहीं दे पाता। तभी लफी बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि कोबी को इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही अलविदा का क्रू छोड़ दिया है। अब लफी यही नहीं रुकता, वो अलविदा का मजाक उड़ाने लगता है और उसे उल्टा सीधा भी बोल देता है। ये सुनकर अलविदा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। गुस्से में वो तुरंत मंकी डी लुफी पर हमला करती है, लेकिन कुछ ही देर में उसे समझ आ जाता है कि वो लफी को हरा नहीं सकती। लफी की अजीब और ताकतवर क्षमताओं के सामने उसका हमला बेकार हो जाता है। कोबी ये सब देखकर हैरान रह जाता है। लफी आसानी से अलविदा को हरा देता है और उसे उठाकर सीधे समुद्र में फेंक देता है। दूसरी तरफ एक दूसरे द्वीप पर रोरोनोआ जोरो दिखाई देता है। वो एक मशहूर पायरेट हंटर है जो अपनी शानदार तलवारबाजी और खतरनाक लड़ाई के लिए जाना जाता है। जल्दी ही पता चलता है कि कोई आदमी काफी समय से चुपचाप उसे देख रहा था। जोरो उसकी मौजूदगी महसूस कर लेता है और उससे पूछता है कि वो क्या चाहता है। वो आदमी बताता है कि वो बरोक वर्क्स नाम की एक संस्था का प्रतिनिधि है। वो कहता है कि उनकी संस्था जोरो की खास ताकत और स्किल्स में दिलचस्पी रखती है, लेकिन जोरो साफ मना कर देता है और कहता है कि उसके पास पहले से ही अपना काम है। ये सुनकर वो आदमी गुस्से में आ जाता है। वो तलवार निकालकर जोरो पर हमला कर देता है, लेकिन जोरो के सामने वो बिल्कुल नहीं टिक पाता। जोरो आसानी से उसे हरा देता है और बिना ज्यादा मेहनत किए ही उसे मारकर लड़ाई खत्म कर देता है। इधर दूसरी तरफ कोबी और लफी जहाज से भाग निकलते हैं। रास्ते में लफी कोबी को अपनी अजीब ताकत के पीछे की कहानी बताता है। हमें पता चलता है कि जब लफी छोटा था तब उसे शैंक्स के जहाज पर एक रहस्यमयी फल मिला था। जिज्ञासा में उसने वो फल खा लिया। जैसे ही उसने उसे निगला, उसका पूरा शरीर रबर की तरह खींचने वाला बन गया। शैंक्स ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि लफी ने गम गम फ्रूट खा लिया था। ये एक बहुत ही दुर्लभ डेविल फ्रूट है जो इंसान को रबर जैसी शक्तियां देता है। जब कोबी को लफी की पागलपन वाली योजना के बारे में पता चलता है तो वो और भी घबरा जाता है। उसकी चिंता और बढ़ जाती है जब उसे पता चलता है कि लफी बिना नक्शे के ही ग्रैंड लाइन जाने की सोच रहा है। ये सुनकर कोबी को अलविदा का जहाज छोड़ने का फैसला गलत लगने लगता है। तभी लफी उससे पूछता है कि उसका अपना सपना क्या है। शर्माते हुए कोबी कहता है कि उसका सपना थोड़ा बेवकूफ़ी भरा है। ये सुनते ही लफी उसके सिर पर हल्का सा थप्पड़ मारता है और कहता है कि ऐसा सोचना ही बेवकूफ़ी है। आखिरकार कोबी सच बता देता है कि उसका सपना मरीन सैनिक बनने का है, क्योंकि वो उन लोगों की रक्षा करना चाहता है जो खुद को बचा नहीं सकते। लफी उसे हिम्मत देता है और वादा करता है कि वो उसका ये सपना पूरा करने में मदद करेगा। इसके बाद लफी कोबी से कहता है कि वो सबसे नजदीकी मरीन बेस तक का रास्ता बना दे। बदले में लफी वादा करता है कि नक्शा लाने का काम वो खुद करेगा। उसी समय दूसरी जगह नामी दिखाई देती है। वो एक छोटी नाव में अकेले सफर कर रही होती है। वो बहुत थकी हुई लग रही होती है। वो कुछ समुद्री लुटेरों से पानी मांगती है और उन्हें बताती है कि कुछ पायरेट्स ने उसके क्रू पर हमला कर दिया था और वो मुश्किल से वहां से बचकर भागी है। वो पायरेट्स इसे मौका समझते हैं और उसकी नाव चुराने का फैसला करते हैं। लेकिन जब वे उस नाव के पास पहुंचते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि नाव पूरी तरह खाली होती है। असल में नामी ने उन्हें बेवकूफ बनाया था। उसका असली प्लान उनकी ही बड़ी जहाज को चुराने का था। उधर उसी समय लफी और कोबी शेल्स टाउन पहुंच जाते हैं। वो दोनों कुछ खाने के लिए एक टैवर्न में जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि उसी जगह जोरो और नामी भी मौजूद हैं। तभी एक छोटी लड़की जोरो के पास आती है। वो उसे चावल के बॉल्स देती है, क्योंकि वो जोरो की बहुत इज्जत करती है और उसने ये खाना खुद बनाया होता है। अचानक वहां हेलमेपो आ जाता है। वो आते ही लड़की के हाथ से प्लेट गिरा देता है और उस पर चिल्लाने लगता है कि उसे देखकर नहीं चलना चाहिए। रोरोनोआ जोरो ये सब देखकर साफ साफ चिढ़ जाता है और हेलमेपो को आदेश देता है कि वो जमीन पर गिरा हुआ खाना उठाए, उसे खाए और उस छोटी लड़की से माफी मांगे। लेकिन हेलमेपो घमंड से पूछता है कि क्या जोरो को पता भी है कि वो कौन है। इस पर जोरो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो बस एक बेवकूफ मरीन सैनिक है, ऊपर से उसका हेयर कट भी बहुत खराब है। ये सुनकर हेलमेपो गुस्से से भर जाता है और जोरो को तलवार से लड़ाई के लिए चुनौती दे देता है। जोरो बिना किसी हिचकिचाहट के चुनौती स्वीकार कर लेता है। लड़ाई शुरू होते ही वो हेलमेपो को बहुत जल्दी हरा देता है। यहाँ तक कि जो भी सैनिक बीच में आने की कोशिश करते हैं, जोरो उन्हें भी आसानी से हरा देता है। दूसरी तरफ मंकी डी लूफी ये पूरी लड़ाई देख रहा होता है। वो जोरो की हिम्मत और उसकी जबरदस्त तलवारबाजी से बहुत प्रभावित हो जाता है। उसी समय नामी मौका देखकर एक मरीन सैनिक को बेवकूफ बना देती है। वो उसकी यूनिफॉर्म चुरा लेती है और किसी को पता चलने से पहले ही वहां से निकल जाती है। अब हेलमेपो डर के मारे कांपने लगता है। वो जोरो से कहता है कि उसे मत मारो और बताता है कि उसका पिता कैप्टन मॉर्गन है, जो इस मरीन बेस का इंचार्ज अधिकारी है।
कुछ देर बाद जोरो कैप्टन मॉर्गन से मिलने जाता है ताकि वो अपने इनाम के पैसे ले सके। वो उस आदमी की लाश भी साथ लाया होता है जो पहले उसका पीछा कर रहा था। बाद में पता चलता है कि वो आदमी मॉर्गन का ही एक अधीनस्थ सैनिक था। मॉर्गन जोरो से कहता है कि वो उसे इनाम के पैसे दे देगा, लेकिन क्योंकि जोरो ने एक मरीन सैनिक पर हमला किया है इसलिए उसे सजा भी मिलेगी। इस पर जोरो ठंडे अंदाज में जवाब देता है कि अगर कभी मॉर्गन ने अपने ही बेटे को गिरफ्तार किया तो जेल से बाहर आने के बाद वो सबसे पहले उसी को मार देगा। जोरो का आत्मविश्वास और ताकत देखकर मॉर्गन अजीब तरह से प्रभावित हो जाता है। वो कहता है कि अगर दोनों साथ काम करें तो बहुत ताकतवर टीम बन सकती है। इसलिए वो जोरो को मरीन सैनिक बनने का ऑफर देता है, लेकिन जोरो ये ऑफर साफ साफ ठुकरा देता है और कहता है कि उसका अपना रास्ता पहले से तय है। इसके बाद मॉर्गन कहता है कि जब ये खबर फैल जाएगी कि जोरो ने एक मरीन सैनिक पर हमला किया है तो वो किसी भी इनाम की रकम नहीं ले पाएगा। फिर मॉर्गन उसे 2 विकल्प देता है, या तो सजा स्वीकार करो या फिर उसके लिए काम करने के लिए मान जाओ। आखिर में जोरो सजा स्वीकार करना ही चुनता है। उधर कोबी जब हेल्मेपो को उस छोटी लड़की के साथ बुरा व्यवहार करते देखता है तो वो बहुत निराश हो जाता है और मरीन पर उसका भरोसा कम होने लगता है। तब लफी उसे समझाता है कि जैसे दुनिया में अच्छे और बुरे पायरेट्स होते हैं वैसे ही अच्छे और बुरे मरीन भी होते हैं। इसके बाद लफी उससे नक्शा ढूंढने में मदद करने को कहता है। कोबी थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछता है कि क्या लफी चाहता है कि वो नक्शा चुरा ले। लफी जवाब देता है कि उसे बस इतना करना है कि वो नाव तैयार रखे। अगले दिन जोरो अपनी सजा के रूप में बंधा हुआ दिखाई देता है। तभी हेल्मेपो वहां आता है और उसके तीनों तलवारें चुरा लेता है। ये देखकर जोरो गुस्से से भर जाता है और उसे चेतावनी देता है कि जैसे ही उसकी सजा खत्म होगी तब हेल्मेपो ही उससे रहम की भीख मांगेगा। उसी समय नामी उस मरीन यूनिफॉर्म में जो उसने पहले चुराई थी चुपके से मरीन बेस के अंदर घुसने में सफल हो जाती है। दूसरी तरफ जोरो हैरान हो जाता है जब अचानक एक सुरंग से लफी बाहर निकल आता है। लफी जोरो को पहचान लेता है और कहता है कि वो जरूर अच्छा इंसान होगा क्योंकि उसने पहले उस छोटी लड़की की मदद की थी। फिर लफी अपना परिचय देता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ घोषणा करता है कि एक दिन वही समुद्री लुटेरों का राजा बनेगा। इसके बाद मंकी डी लफी जोरो से कहता है कि वो उसके क्रू में शामिल हो जाए। वो बताता है कि जोरो जैसा जबरदस्त फाइटर उसकी टीम के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। लेकिन रोरोनोआ जोरो हंसने लगता है और कहता है कि वो तो अपनी रोजी रोटी उन्हीं पायरेट्स का शिकार करके कमाता है जो लफी जैसे होते हैं। इस पर लफी उससे पूछता है कि क्या सच में यही वो करना चाहता है। लफी का ये सवाल जोरो को थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देता है। फिर वो बताता है कि उसने कभी किसी से एक वादा किया था कि वो दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनेगा। जोरो की इस दृढ़ता को देखकर लफी काफी प्रभावित हो जाता है, इसलिए वो उसकी रस्सियां खोल देता है। इसके बाद भी जोरो कहता है कि वो फिर भी लफी के क्रू में शामिल नहीं होगा, लेकिन लफी को जैसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो फिर भी उसे खोल देता है और बस इतना कहता है कि जाते समय सुरंग का ढक्कन बंद कर देना। उधर दूसरी तरफ नामी मरीन बेस के अंदर ग्रैंड लाइन का नक्शा ढूंढती रहती है। तभी अचानक एक महिला मरीन सैनिक वहां आ जाती है और नामी पर शक करने लगती है। नामी उससे कहती है कि कैप्टन मॉर्गन ने खुद उसे ग्रैंड लाइन का नक्शा लाने का आदेश दिया है। सैनिक उसे बताती है कि सभी जरूरी नक्शे एक तिजोरी में रखे होते हैं जो मॉर्गन के ऑफिस में है। उसी समय वो असली मरीन सैनिक भी वहां पहुंच जाता है जिसकी यूनिफॉर्म नामी ने चुराई थी और वो उसे पहचान लेता है। बिना देर किए नामी दोनों सैनिकों को बेहोश कर देती है और उन्हें बांध देती है। इसके बाद वो नक्शों को ढूंढना शुरू करती है, लेकिन तभी अचानक वहां लफी आ जाता है जिससे नामी चौंक जाती है। वो तुरंत कहती है कि अब वो उसे गिरफ्तार करने वाली है, लेकिन लफी पहले ही उनकी सारी बातचीत सुन चुका होता है और उसे पता होता है कि नामी असली मरीन नहीं है। फिर लफी फैसला करता है कि वो खुद कैप्टन मॉर्गन के ऑफिस में जाकर नक्शा ले आएगा। नामी भी जल्दी से उसके पीछे जाती है और उसे चेतावनी देती है कि अगर बिना प्लान के गए तो दोनों पकड़े जाएंगे। उधर उसी समय जोरो हेल्मेपो के कमरे में पहुंच जाता है। हेल्मेपो डर के मारे घबरा जाता है और पूछता है कि क्या जोरो उसे मारने आया है, लेकिन जोरो शांत तरीके से अपनी तलवारें वापस ले लेता है और कहता है कि जो वो करने वाला है वो इससे भी बुरा होगा। इसी बीच नामी अचानक कैप्टन मॉर्गन के सामने आ जाती है। मॉर्गन कहता है कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन नामी बड़ी चालाकी से झूठ बोल देती है और कहती है कि वो नई भर्ती है और उसने लफी को पकड़ लिया है, इसलिए उसे जेल में ले जा रही है। मॉर्गन उसकी बात पर भरोसा कर लेता है और वहां से चला जाता है। लफी उसकी इस चालाकी से काफी प्रभावित हो जाता है और वो तब और भी ज्यादा हैरान हो जाता है जब देखता है कि नामी के पास मॉर्गन के ऑफिस की चाबियां भी हैं। नामी मान लेती है कि वो असल में एक चोर है। ये सुनते ही लफी तुरंत उससे कहता है कि वो उसके क्रू में शामिल हो जाए, लेकिन नामी साफ मना कर देती है और कहती है कि उसे पायरेट से नफरत है। इसके बाद दोनों मॉर्गन के ऑफिस में जाकर नक्शे ढूंढने लगते हैं। जब वे वहां तलाश कर रहे होते हैं तब लफी नामी से पूछता है कि आखिर उसने चोर बनने का फैसला क्यों किया। इस पर नामी जवाब देती है कि उसने कभी सच में ऐसा कोई फैसला लिया ही नहीं था। नामी कहती है कि उसने चोर बनने का कोई खास फैसला नहीं लिया था, उसे बस जीने और खाना खाने के लिए ऐसा करना पड़ा।
इधर मंकी डी लफी ऑफिस के अंदर इधर उधर चीजों के साथ खेलता रहता है। उसी दौरान अचानक उन्हें दीवार में लगी एक तिजोरी मिल जाती है। नामी तुरंत उसे खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसी समय कैप्टन मॉर्गन को पता चल जाता है कि उसके ऑफिस में चोर घुस आए हैं और वो तुरंत अलार्म बजवा देता है। अब लफी थोड़ा घबरा जाता है, इसलिए वो एक अजीब फैसला लेता है। तिजोरी खोलने की जगह वो पूरी तिजोरी को ही दीवार से उखाड़ने की कोशिश करता है। जब वो ऐसा करता है तो नामी हैरान रह जाती है, क्योंकि वो देखती है कि लफी का शरीर रबर की तरह खिंचने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद लफी और नामी दोनों तिजोरी के साथ जमीन पर गिर जाते हैं। उसी समय मॉर्गन अपने सैनिकों के साथ ऑफिस में घुस आता है। अब लफी और नामी तुरंत खुद का बचाव करना शुरू कर देते हैं और मरीन सैनिकों से लड़ने लगते हैं। तभी रोरोनोआ जोरो ये सब देख लेता है और उनकी मदद करने का फैसला करता है। थोड़ी ही देर में कैप्टन मॉर्गन भी वहां पहुंच जाता है। ये साफ हो जाता है कि उससे लड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके शरीर का लगभग हर हिस्सा किसी हथियार की तरह काम करता है। फिर भी लफी और जोरो मिलकर उससे लड़ते हैं। आखिरकार वे उसे हरा देते हैं, जिसमें जोरो की 3 स्वॉर्ड स्टाइल की जबरदस्त स्किल का बड़ा योगदान होता है। उधर नामी एक रस्सी ढूंढने लगती है ताकि वे भारी तिजोरी को बाहर निकाल सके, लेकिन सभी की हैरानी के लिए जोरो सीधे पूरी तिजोरी अपने कंधे पर उठा लेता है और उसे लेकर चलने लगता है। जब वे वहां से भागने की कोशिश करते हैं, तभी हेलमेप्पो सामने आ जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी देता है, लेकिन लफी उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगता है, खासकर इसलिए क्योंकि जोरो पहले ही उसके बाल काट चुका होता है। तभी अचानक कोबी वहां आ जाता है और हेलमेप्पो के चेहरे पर जोर से मुक्का मार देता है। लफी उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि वो भी उनके साथ चल पड़े, लेकिन कोबी मना कर देता है। वो कहता है कि वो इसी द्वीप पर रहेगा और अपने सपने को पूरा करेगा, यानी एक मरीन सैनिक बनेगा। वो ये भी कहता है कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो हो सकता है कि वे दुश्मन हों। इस पर लफी मुस्कुराकर कहता है कि अभी के लिए तो वे दोस्त ही हैं। लफी की ये बात सुनकर कोबी भावुक हो जाता है और उन्हें अलविदा कह देता है। कुछ समय बाद वही मरीन अधिकारी जिसने कभी गोल्ड डी रॉजर की फांसी करवाई थी, ये खबर सुनता है कि ग्रैंड लाइन का नक्शा चोरी हो गया है। ये सुनते ही वो तुरंत फैसला करता है कि वो लफी का पीछा करेगा और उसे पकड़कर ही रहेगा। उसी समय एक और पायरेट कप्तान बगी द क्लाउन को भी पता चल जाता है कि मंकी डी लुफी के पास ग्रैंड लाइन का नक्शा है। वो तुरंत तय करता है कि वो किसी भी तरह वो नक्शा वापस हासिल करेगा। इसके बाद कहानी फिर से लफी के बचपन में चली जाती है।